मैं निधि और मेरे साथ मेरे को कलीग श्वेता मैम आपका वेलकम करते हैं सैटरडे फैमिली मीटिंग में। हम लोग जब यहाँ आते हैं पहले तो आप सबको हम वेलकम करते हैं, थैंक यू करते हैं यहाँ आने के लिए अपना टाइम निकाल के। और आपके आने से ना हमें पता लगता है हमारी विल कितनी है। हमारी विल सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को मिलने की है कि साथ में स्किल सीखने की है। आप जब भी आते हैं, जैसे मैम ने पिछली बार ही कहा था, वी रियली अप्रिशिएट जब आप डायरी साथ लेके आते हैं, आप पेन डाउन करते हैं, कुछ चीजें, कुछ सवाल हमसे पूछते हैं। जब हम एडिक्शन ट्रीटमेंट में हैं या वैसे भी जनरली क्या होता है कि हमारी परसेप्शन सबकी डिफरेंट होती है। अगर 5 उंगलियां हैं तो 5 बराबर नहीं है। अगर हमारी फैमिली में 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है। हमारी एक नैरो नैरो टनल व्यू होती है। नैरो टनल व्यू का मतलब है एक एक छोटी सी झरोके से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जब हम मीटिंग्स में बैठते हैं, इतने सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे लव्ड वंस भी होते हैं, थेरेपिस्ट भी होते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रॉड विजन से चीज़ें देखते हैं। हमारे पास जितने भी फैमिली मेंबर्स आते हैं, अक्सर उनकी एक स्टेटमेंट होती है कि ये दिल का बहुत अच्छा है, ये बहुत ही प्यार करने वाला है, ये दूसरों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाला है, सेवा करने वाला है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा जो लव्ड वन है, जिनको हम पेशेंट कहते हैं, वो अच्छा नहीं है। अच्छे तो वो बहुत है, लेकिन जो बीमारी उनको लगी है ना, वो अच्छी नहीं। वो बीमारी बड़ी खतरनाक लगी है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो हमारी टनल व्यू है, इसको हम थोड़ा ब्रॉड करें। एंड जब हम यहाँ आते हैं तो एक इस होप के साथ आए कि आज मैंने लेके क्या जाना है साथ, आज मैंने कौन सी ऐसी चीज कैरी करनी है साथ में कि मैं अपने मरीज और अपने बारे में क्या नई चीज सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, ताकि हम ओवरऑल अपनी फैमिली में एक बेटरमेंट लेके आ सके। तो दैट मीन्स कि आपका प्रेजेंस एंड आपकी पार्टिसिपेशन दोनों मैटर करती है जब हम इन कुर्सियों पे बैठते हैं। आपकी पार्टिसिपेशन से तो पता लग जाएगा कि आप कितने को इच्छुक हैं उन स्किल्स को सीखने के लिए जिससे आप अपने लव्ड वन की रिकवरी को सपोर्ट करेंगे। एंड आपकी प्रेजेंस इस चीज़ को, इस जज्बे को बताती है कि हाँ, आप सीखना चाहते हैं। विल के साथ आपके अंदर स्किल सीखने की भी इच्छा है, क्योंकि जहाँ विल होगी उसके पीछे स्किल अपने आप दौड़ी चली आएगी। तो हर बार की तरह आज का हमारा जो मीटिंग का एजेंडा है वो है अंडरस्टैंडिंग वाई इन एडिक्शन ट्रीटमेंट। वाई एक क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, यानी जिसका मतलब क्यों। क्यों इलाज की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब तक हमें ये क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, जब तक हम इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, इस चीज़ को नहीं समझेंगे, हमारे अंदर वो बेचैनी, वो तुक-तुकी चलती रहेगी और हमारे एफर्ट्स भी हैफज़त इधर उधर चलते रहेंगे। तो हमारे लिए वाई का जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लव्ड वन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब हमें वाई का जवाब मिल जाता है, वाई मीन्स एक इंक्वायरी, वाई मीन्स एक रीज़न, वाई मीन्स कि एक क्लैरिफिकेशन दीजिए कि क्यों हम ये करें, क्यों इसका इलाज कराएं। और अगर वाई का अगर हमें आंसर मिल गया, हमें जवाब मिल गया, तो हाउ मतलब फिर करना कैसे है, व्हेन कब करना है, वो आसान हो जाएगा। तो व्हेन वाई बिकम्स क्लियर, हाउ कैसे और कब करना है कि बाद में कर लेंगे, आज पता लग गया है, वेट करें कि राइट नाउ इज द राइट टाइम, कि आज ही समय है इसका इलाज कराने की। तो हमें इन चीज़ों को अपने आप इक्वेशन हमारी क्लियर हो जाती है। ये जो वाई है ना, क्यों, ये क्यों हमें बहुत तंग करता है। आखिर क्यों, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, मैंने तो कभी लाइफ में ऐसा कुछ बुरा नहीं किया था, मेरा बच्चा ही क्यों एडिक्शन में आ गया, मेरा लव्ड वन ही क्यों एडिक्शन में आ गया। ये क्यों एक ऐसा सवाल है जो हमारे सबके मन में चलता रहता है, चलता रहता है। जब तक हमें क्यों का आंसर नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हम इस वाई पे बात करते हैं कि हमारे लिए ट्रीटमेंट जरूरी क्यों है।
and we'll start with the slide today because there is elephant in the house. कल भी अगर आप सब ने सेशन अटेंड किया होगा सर का शाम का, इसका क्या मतलब है there is elephant in the house? इमेजेस हैं, आपको क्लियर हो रही हैं, देखिए क्या पता लगता है आपको इससे। हाँ जी। So the question is understanding why in addiction treatment हमें इलाज की जरूरत क्यों है, और उसका एक जवाब दिया गया है एक पिक्चर के साथ। अब आप इस पिक्चर को डिकोड करोगे, इस पिक्चर को इंटरप्रेट करोगे कि ये जो जवाब लिखा हुआ है why in addiction treatment, दैट मीन्स हमारे घर में एक हाथी आ गया। अब ये पिक्चर क्या सिम्बलाइज कर रही है? सो हम आपके इनपुट चाहते हैं इसके ऊपर, आपकी इंटरप्रिटेशन चाहते हैं कि सच में आप लोगों के घर में हाथी आया? राहुल सर, Anybody who can just see, yeah. और स्पेसिफाई करेंगे मैम कैसी डिजीज? खांसी जुकाम की बीमारी? नहीं, ब्रेन डिसऑर्डर है। ब्रेन डिसऑर्डर। क्योंकि जैसे ब्रेन डिसऑर्डर में इंसान को पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बिहेवियर्स कैसे हैं, वैसे ही इसमें हाथी को भी पता नहीं चल रहा, इसीलिए वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, हर जगह तोड़ फोड़। तो ये सिमिलर टू हमारे ब्रेन डिजीज से है, एलिफेंट। वेरी राइट। हाँ जी, नेक्स्ट। क्या नीरू मैम आपको लगता है कि ये आपके घर का सिनेरियो था? आपके घर में एलिफेंट इन द हाउस था? ये आप ही के घर की पिक्चर है जिसमें सब तहस नहस, सब कुछ स्मैश्ड है, सब कुछ टूटा बिखरा हुआ है। क्या हमारे घरों में भी ये सब था? हाँ जी मैम। हाथी की रिप्रेजेंट कर रहा है सब तो पहले। वो एलिफेंट की सिंबलाइज कर रहे हैं दिमाग की बीमारी। दिमाग की बीमारी ने सारे घर विच तोड़ फोड़। मैम सेम यही एलिफेंट एक बीमारी है, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होती है, डिस्ट्रैक्शंस घर में। मतलब इसमें सबसे हैरानी वाली बात है कि हाथी का साइज इतना बड़ा होता, हमें पता नहीं चलता। मतलब इतना पावरफुल, इतना साइज में बड़ा, ठीक है, इतना इम्पैक्टफुल, ऑब्वियस है हमें दिख रहा है, बट एक्चुअल में शायद हमारी आंखें बंद हो गई हैं, शायद डिनाइल के कारण, इग्नोरेंस के कारण, शायद डर के कारण, शायद टॉक्सिक शेम के कारण कि हम उस हाथी को, उस बीमारी को देखना ही नहीं चाह रहे। हर एक फैमिली मेंबर उस हाथी को डिफरेंट एंगल से देख रहा है। कोई कह रहे नहीं सबका घरों में ऐसे ही होता होगा, नॉर्मलाइज कर देते। कोई आगे से देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि शायद डिस्ट्रक्शन अभी बहुत थोड़ी है, मिनिमाइज कर देंगे। और कई एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि शायद ये बर्बादी, ये तोड़फोड़ तुम्हारे कारण हुए। कोई मिनिमाइज करेगा, कोई नॉर्मलाइज करेगा, कोई ब्लेम गेम खेलेगा, बट हाथी अपना काम तहस नहस का करता जाएगा। जब आपने कभी देखा होगा मूवीज में या वैसे कि हाथी जो है एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो लोग क्या करते हैं उस टाइम पे? छिपते फिरते हैं, नीचे ना आ जाए, साइड पे होते हैं, पेड़ों पे चढ़ जाए। यहाँ पे भी डिपिक्ट किया हुआ है, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है। तो बेसिकली ये जो बीमारी आ गई है उसमें हमने अभी तक क्या किया है, हम कभी छिप रहे हैं, कभी साइड ले रहे हैं, कभी लोगों से छिपा रहे हैं, किसी को पता ना चल जाए। हम बस एक कोने में दुबक के बैठ जाते हैं, उसको फेस नहीं करते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है, यही पावर ऑफ डिजीज है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसने फैमिली को, वर्क को, सोसाइटी को, रिलेशनशिप को, हर चीज को खराब कर दिया है इस बीमारी ने। ये बीमारी का जो रूप रंग है ये ऐसा है कि सालों साल लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हमारे लव्ड वन डिनाइल में होते हैं, वैसे ही हम भी डिनाइल में होते हैं। एक सवाल है फैमिली से, जब आपको बाहर से किसी ने बताया था कि आपका पेशेंट एडिक्शन में है, क्या आपने उसी दिन सेम टाइम पे एक्सेप्ट कर ली थी ये प्रॉब्लम? कितना टाइम लग गया था हमें अप्रोक्सीमेटली एक्सेप्ट करने में? हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम डिनाइल में होते हैं। सो दैट मीन्स लोग बता रहे हैं आपके घर में हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है, हम कहते हैं नहीं नहीं,
हमारा घर तो लॉक है, वो एंट्री कर ही नहीं पाएगा। रिलेटिव की तरफ से पहली बार कि ऐसे आपके हस्बैंड आप ये कर रहे हैं, तो मैंने कहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, आप थोड़ी जानते हो उनको अच्छे से, मैं उनकी लाइफ पार्टनर हूँ, मुझे पता है वो कैसी नेचर के हैं। तो यहाँ पे पहली बार हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो हमारी जो इनेबलिंग होती है कहीं ना कहीं, या हमारी को डिपेंडेंसी होती है, तो हमारा प्यार होता है हमें वो चीजें दिखाने नहीं देता। हमें कितना टाइम लगता है ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ, मेरा लव्ड वन, मेरा बच्चा, मेरा फैमिली मेंबर भी बीमार हो सकता है। दिस इज डिनाइल। हम कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, हमारा लव्ड वन हमारे पास आता है, 2 से 2.5 महीने इनिशियली लग जाते हैं उसकी डिनाइल को ब्रेक होने में। तो हमारी डिनाइल को ब्रेक होने में तो शायद सालों साल लग गए हैं। कई बार हमें फैमिली मेंबर्स जब बताते हैं कि साल पहले मुझे किसी ने बताया था, पर मुझे लगा ही नहीं ऐसा कुछ हुआ होगा, ये तो तब हुआ जब मैंने आंखों से देख लिया साल के बाद। तो ये है बीमारी का रंग रूप। हमें पता भी होता है, फिर भी हमसे इग्नोरेंस हो जाती है। हम क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, कहीं वो पेन इतनी जबरदस्त होती है, इतनी दुखदाई होती है कि हमसे ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता कि मेरा लव्ड वन या मेरा बच्चा, ये हो ही नहीं सकता। तो जो पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे घरों की कहानियाँ हैं। ये पिक्चर हमारे घर का हाल बता रही है कि जब नशे की बीमारी, ये दिमागी बीमारी हमारे घर पे आई, उसने कैसे तहस नहस हर चीज़ को कर दिया। रिश्ते बिखर गए, रिश्ते टूट गए, अपना मान सम्मान टूट गया, घर का भी सम्मान टूट गया। ये हमारे घर के हाल हैं। और इतने सालों साल हमें लगता है कि वो हाथी है ही नहीं हमारे घर में, हम लुकते छुपते रहते हैं, और वो हाथी अपना पूरी बीमारी, मतलब पूरी अपनी तांडव वाली स्टेज में आके फुल बटा फुल बर्बादी करती है। तो क्या हम इस चीज़ से, जो हम ये कह रहे हैं क्यों इलाज कराना है, क्या आप उससे कन्विंस्ड हैं? क्या आपको इस वाई का जवाब मिल रहा है? इस फोटो को देख के आप रिलेट कर पा रहे हैं कि ए ते मेरे घर दी फोटो है, कोई इस कमरे में छुपा है, कोई उस कमरे में छुप रहा है, और बीमारी अपने घर में पूरे राज चला रही। सब कुछ उसने खत्म कर दिया। वो हाथी, वो बीमारी आई, उसने एक एक इंसान को अपने लपेट में लिया और उसको भी तहस नहस, उसके वजूद को भी हिला दिया। क्या हम ये इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं कि ये जो पिक्चर सामने लगी है आज स्क्रीन पे, ये मेरे घर को कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रही है? एवरीबॉडी, क्या आपको लगता है? तो अगर आपको इस चीज़ का वाई का जवाब मिलता है, तो आप हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर अपना 33% दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपको इस क्यों का आज भी जवाब नहीं मिल रहा और आपको लगता है कि नहीं अभी बर्बादी बहुत कम है, तो शायद आप 4 कदम तो हमारे साथ आगे चलें, बट फिर चलते चलते आप अपने 2 कदम को पीछे कर लेंगे। तो ना आप कहीं पहुंच पाएंगे, ना हम कहीं पहुंच पाएंगे। सो इसलिए ये अंडरस्टैंड करना, वाई देयर वॉज अ नीड ऑफ ट्रीटमेंट, क्यों मेरे बच्चे को, क्यों मेरे हस्बैंड को, क्यों मेरे भाई को इलाज की ज़रूरत थी। तो ये क्यों का जब आपको जवाब मिल जाएगा, एंड वो जवाब जब आपने डाटा इंटरवेंशन लिख कर दिया है ऑनेस्टली, तो आपको किसी ना किसी वहाँ तक हद तक बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं कि इलाज की, मदद की, एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत थी। हम नॉर्मली कहते हैं कि वो एक जो ट्रैक्टर जो अब 4 लोगों के धक्का मारने से भी नहीं निकल रहा, ईंटें लगा कर भी नहीं निकल पा रहा, तो उसको क्या चाहिए? टोचन चाहिए। उसी तरह ये प्रोग्राम, ये ट्रीटमेंट एक टोचन का काम करेगा, जो उस फंसे हुए ट्रक को, जो बीमारी स्टक कर गई है और सबको उस वर्लपुल में घेरे में लपेट ली है, उसको निकालने के लिए ये प्रोग्राम, ये ट्रीटमेंट टोचन का काम करेगा कि भाई एक बार तुम्हें निकाल तो दें उस कीचड़ से, उस दलदल से, फिर तुम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी पाओ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमें लगता है हमारी बेबसी हमें महसूस होती है? क्यों मैं इलाज में आया? क्योंकि मैं बेबस था। क्यों मैं इलाज में आया? क्योंकि मेरे हर तरह का हिला वसीला, मेरा हर तरह का तरीका फेल हो गया। ना मैं उसका नशा रोक पाई, ना मैं अपने घर को ठीक कर पाई। इंस्टेड
उसकी बीमारी बढ़ती गई और बीमारी के पीछे नुकसान के लिस्ट डे बाय डे उसका वजन भारी होता गया। और आपको ये बता दें कि विदाउट योर सपोर्ट हम पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। Those who are sitting here and those who are watching us online, उनके लिए ये मैसेज है, अगर ये लगता है कि आपने पेशेंट को, लव्ड वन को यहाँ पे हमारे पास 3 मंथ्स के लिए रख दिया है, भेज दिया है, और वो पता नहीं क्या नया नया होके बाहर आएगा और कोई उसकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो आई एम रियली सॉरी, विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं होने वाला। आपकी हमें प्रेजेंस, अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर जो तूफान चल रहे हैं, सवाल चल रहे हैं, उसका जवाब लिए बिना अगर आप यहाँ से चले जाते हैं और आप हमारे साथ नहीं हैं, तो ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपकी हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, आपके हमें सवाल चाहिए ताकि हम आपको मदद कर सकें। देखिए, 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट इनिशियल ट्रीटमेंट है एंड दिस डिजीज इज नॉट क्योरेबल। आपको बता दें, हमारा इट इज प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड फेटल डिजीज इफ अनट्रीटेड। जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, शुगर है, ये जो प्रॉब्लम्स है, या कैंसर है, ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है, जड़ से नहीं जाती है। आपको ध्यान रखना पड़ता है सारी जिंदगी। जिन लोगों को कैंसर होता है, जब वो कैंसर का इलाज करा लेते हैं, कोई सर्जरी करा लेते हैं, कीमो करा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जड़ से चला गया है। ध्यान रखना पड़ता है, फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट, इमेजेस सब कुछ करानी पड़ती है ताकि वो रीग्रो ना कर जाए। इसी तरीके से एडिक्शन की बीमारी है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप ये बोलो, आप में से कुछ लोग कहेंगे ले जे ठीक ही नहीं होना फिर की करना है। बहुत सारे हमारे पास ना पेरेंट्स आते हैं, जो ठीक ही नहीं होना फिर तो काम खराब है। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी पॉपअप कर सकती है, दोबारा आ सकती है। एक बारी ठीक हो गई है, एक बारी सब कुछ ठीक हो गया है, आप में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आपका बच्चा, आपका लव्ड वन बिल्कुल ठीक है, साल बाद, 2 साल बाद भी अपना रूप रंग दिखा सकता है। ये कभी भी दोबारा से बाहर आ सकता है। इसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहले मैनेज हम तब करेंगे जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये बीमारी है क्या, कैसी है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले खुद समझे कि बीमारी का है क्या, रूप रंग क्या है, कैसी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स करती है ये बीमारी। ये जो हमने एलिफेंट इन द हाउस एक्सप्लेन किया है, हम में से सब लोग तभी आए हैं जब तहस नहस हो गया है। हम तब नहीं आए जब हाथी घुसा था। जब हाथी अंदर आया था या जब हमें पता लगा था, हमने इसको जो अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, हम में से किसी ने नहीं तब किया अर्ली इंटरवेंशन। जिस दिन पहले दिन पता लगा था कि कुछ गड़बड़ है, उस दिन हमने कोई स्टेप नहीं लिया। हम सारे अक गए, थक गए, हार गए, और फिर हम आए हैं यहाँ पे। हमारे घरों में इतने बड़े बड़े नुकसान हो गए हैं। जब हम डाटा इंटरवेंशंस देखते हैं, सुनते हैं, उसमें पता लगता है रिलेशनशिप्स खत्म हो गए हैं, किसी का डाइवोर्स हो गया है, किसी की जॉब चली गई है, कईयों के पुलिस केसेस चल रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, और ये जब तक हमारे पास बिहेवियर नहीं आता, हमें दिखता नहीं है, तब तक हम आता ही नहीं है। तब तक हमें लगता है इट्स ओके, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं अपने प्यार से डील कर लूंगी, मैं अपने प्यार से समझा लूंगी, मैंने इसको मैनेज कर लेना है, या गुस्से से मैनेज कर लेना है, या कंट्रोल करके मैनेज कर लेना है। ऐसा नहीं होता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द डिजीज, ताकि हम इसके साथ हमने मैनेज कैसे करना है, इसका सामना कैसे करना है, आपकी तैयारी आफ्टर 3 मंथ्स पेशेंट ने आपके पास जाना है, सेम सोसाइटी में जाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी, आपको कैसे असर्टिव होना है, 1 मिनट टॉक कैसे करनी है, ये सब चीजें आपको सीखनी है। So we proceed with the first point. मानने में हमें ये आता है
कि एडिक्शन बीमारी है? सच्ची सच्ची दसो कि मेरे घर विच एक दिमागी बीमारी आ गई है। नहीं मानने में आता ना। हाँ जी, हुन पता लग गया, बट बड़ी पेन देता है। इट रियली गिव्स, बहुत पेन देता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने चाकू अंदर घुसेड़ दिया और जब वो कह रहे कि तुम्हारा बच्चा नशेड़ी है, तुम्हारा बच्चा नशा कर रहा है। द वेरी फैक्ट कि एडिक्शन ये एक बीमारी है, एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, वो दिल को प्रिक कर देता है, चीर देता है। किस टाइप च भी ਇਹ ਵਰਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਫਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਟਾਈਮ बढ़ਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सालों साल हमें बीइंग पेरेंट्स लगता है, पहली चीज हमारे पास आती है हम में क्या कमी रह गई, हमारी परवरिश में का क्या कमी रह गई, कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी सहूलत थी, कहाँ प्यार में कमी रह गई, हमारा बच्चा कैसे चला गया इस चीज में, क्यों चला गया इस चीज में। और हमें तब ये लगता है कि ये बीमारी नहीं है, ये मजे कर रहा है, ये आदत है इसकी। हमें फैमिलीज ये जवाब देती है कि खुद गलत नहीं था, ये गलत संगत में पड़ गया, गलत लोग इसको मिल गए, इसलिए ये इसमें चला गया। इसका आपको आंसर दे दें कि गलत संगत या गलत लोग में भी हमारा बच्चा इसलिए गया कि पीछे कोई कमी थी, पीछे कुछ तो था, उसकी सेल्फ एस्टीम कम थी, उसकी अपनी परसेप्शन ऑफ लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही थी, उसके ब्रेन के न्यूरोकेमिकल चेंजेस कुछ कुछ पहले से ही खराब थे, वो पहले से ही बचपन से कहीं ना कहीं कुछ नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर्स करना चाहता था। हमारा बच्चा, मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगी आप सबके लिए, आप सबने ये समझना है कि हमारा बच्चा स्पेशल है। जब आप ये समझेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि ये बीमारी है। योर चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड, उसमें कुछ स्पेशल डिफरेंट है बाकी लोगों से, जिसकी वजह से वो गया है उसमें, ये हमें समझना पड़ेगा। कुछ हमें जब हम हिस्ट्रीज लेते हैं तो हमें पता लगता है बच्चा बचपन से ही हाइपर एक्टिव था, इंटेलिजेंट बहुत था लेकिन हाइपर एक्टिव बहुत था, टिक के नहीं बैठता था, उसके इतने स्कूल चेंज हुए, उसका ये हुआ, तब हम ये नहीं समझ पाते हैं। ऐसे बच्चों में बहुत चांसेस होते हैं, वो नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं, उनको नए नए आइडियाज चाहिए होते हैं, तो इसको नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। और उनको लगता है ये नई चीज है, करते हैं, ट्राई क्या है, ट्राई करते 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 कब उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, कब वो फंस जाता है। ये जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इट इज प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव एंड फेटल। प्राइमरी का मतलब है पहले से ही आई है, कहीं ना कहीं से जीन्स में आई है। बहुत सारी फैमिलीज हमें पता क्या कहती हैं कि हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई एडिक्शन नहीं है, हमारी फैमिली में मैम कोई नशा नहीं करता, कुछ लोग छुपाते भी हैं। अगर ये आपको बता दें, अगर नशा नहीं होगा, केमिकल एडिक्शन नहीं होगी, तो कोई और एडिक्शन होगी। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या पता उसमें गैम्बलिंग की एडिक्शन हुए, क्या पता वर्क की एडिक्शन हुए, क्या पता कोई और एडिक्शन हुए। तो जेनेटिकली वो चीज आ गई है। कई फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि इसके दादाजी या इसके नाना जी या कोई भी XYZ फैमिली मेंबर जो लेता था, इसने तो बच्चे ने उसको देखा ही नहीं कभी, इसने कभी इसको देखा ही नहीं, ये तो तब था ही नहीं, देखा नहीं था नहीं, वो जीन्स में ट्रैवल कर गया है। जैसे डायबिटीज है, अब डायबिटीज अगर हमारे बड़े बड़ों को है किसी को, और वो ट्रैवल कर गई है, चाहे उसने देखा कि नहीं देखा, वो तो आ गई है ना जीन्स में। हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, वो जीन्स में आ गई है। अगर आपके जीन्स में है तो यू हैव द चांसेस, आप
प्री डिस्पोज्ड हैं कि आपको वो बीमारी लगेगी, चांसेस आर वेरी मच देयर। तो हमें वो चीज अंडरस्टैंड करनी है। अगर अगर हमने अपने आप को चेक करना है या देखना है, तो आज की डेट में आप सबके लिए भी है, मेरे लिए भी है, तो हम ये देख लें कि हमारे बड़े कैसे थे। कई लोग कहते हैं ना कि ये अपने दादा पे गया है, इसके दादा बड़े गुस्सैल थे, बड़े गुस्से वाले थे, इसका गुस्सा अपने दादा पे गया है, इसकी ये वाली नेचर अपने नाना पे गई है, इसकी ये वाली नेचर अपनी नानी पे गई है। तो हम ये देख लें कि हमारे बड़ों में क्या करेक्टर डिफेक्ट्स थे, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ट्रेवल किए हैं। तो दिस इज प्राइमरी। क्रॉनिक मतलब बहुत सालों से है, बहुत सालों से चली आ रही है। अगर आप सब जो डाटा इंटरवेंशन हम बोलते हैं आपको लिखने के लिए, जब आप वे बैक जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि यस, ये जब टीन एज में था तब ये चीजें थी, तब हमने गौर नहीं किया, हमें लगा ये नॉर्मल था, हमें लगा ये बच्चे सारे ऐसे ही करते हैं। इन द सेम वे और बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल का बिहेवियर, कॉलेज का बिहेवियर, उसकी जो भी उसके बिहेवियरल इश्यूज है, तो बहुत देर से ये चली आ रही है, चिरों से ये चली आ रही है। एंड प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कर रही है। पहले हमारा बच्चा शायद पहली बार जिंदगी में उसने सिर्फ एक सिगरेट पी थी, जिस दिन उसने पहली सिगरेट पी थी उस दिन हमें लगा कि कोई बात नहीं, बच्चे तो पीते हैं, आजकल सारे पीते हैं, बच्चे ने पी लिया, इसने मुझे बता तो दिया कम से कम, अब ये आगे से नहीं करेगा, ये मेरा अच्छा लाडला बच्चा है, इसने अगर फ्रेंड्स के साथ सिगरेट पी है तो इसने मुझे बता दिया। सिगरेट, बियर, खुले, टोबैको, ये सब गेटवे ऑफ ड्रग्स है। तो शुरू तो हो ही गई थी कहीं ना कहीं, अब वो प्रोग्रेस कर रही है। सिगरेट, बियर, टोबैको के साथ साथ मल्टीपल ड्रग्स आ गई हैं। अब वो कैनबिस भी ले रहा है, ओपियम भी ले रहा है, हेरोइन भी ले रहा है। हमारे पास ना कई बार फैमिली मेंबर्स आके कहती हैं कि हमारा बच्चा कहता है मैं ते कल्ला शराब पींदा सी, उथे ते चिट्टे वाले लोकी है, उथे ते बड़े 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 महारथी बैठे हुए हैं। तो आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है। सब सब्सटेंसेस जो है वो हमारे ब्रेन पे कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारे लिवर पे कैसे इफेक्ट करते हैं, कोई नशा बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर आप ये बोलो तो हेरोइन छोड़नी आसान है, सिगरेट छोड़नी सबसे मुश्किल है। सब लोग कहते हैं कि चलो इसने हेरोइन छोड़ दी, सिगरेट कभी कभी पी लेते हैं, तो हम ये समझे सब्सटेंस इज सब्सटेंस। ये हम कभी कंपेयर नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा अल्कोहल ले रहा है या मेरा बच्चा कैनबिस ले रहा है सिर्फ, या इसने सिर्फ ओपियम ही ली थी, ऐसा नहीं है। एवरी अदर सब्सटेंस हैज इट्स इफेक्ट ऑन द ब्रेन। ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज कर देता है। पेशेंट की, हमारे लव्ड वन की टॉलरेंस इतनी बढ़ गई है कि वो प्रोग्रेस करी जा रही है, अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। एंड फेटल का मतलब है घातक है, जानलेवा है अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। हमें बीमारी के बारे में ये पता होना चाहिए कि जहां हमने इसको छोड़ा नहीं वहां इसने हम पे अटैक किया नहीं। शुगर की दवाइयां, अगर आज आपका HbA1c 5.6 आ गया है, दैट डजंट मीन कि आप अपनी शुगर की दवाइयां बंद कर सकते हैं और मिठाइयां खा सकते हैं। आपको वो सारे परहेज, वो सारी चीजें जो आप अपने आप को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। एक्सरसाइज भी, सैर भी, खाने का भी, सब चीजें। इन द सेम वे एडिक्शन की बीमारी में जहां हमें लगता है अब सब कुछ ठीक है, वो सबसे खतरनाक टाइम है, बताएं। जब लगता है ना कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब जिंदगी खुशहाल चल रही है, अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वहीं पे बीमारी अटैक करेगी, क्योंकि वहां पे फैमिली का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे लव्ड वन पे, और पेशेंट को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं मैनेज कर सकता हूँ, अब चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं। तो हमें ये सब चीजें अंडरस्टैंड करनी है। तो द नंबर वन इज़ कि मुझे इलाज क्यों कराना है, क्योंकि ये खांसी, ज़ुकाम, नज़ला नहीं है। आजकल वायरल बहुत कॉमन है। क्या वायरल को आप घर बैठ के ठीक कर रहे हो कि जा रहे हो एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर दिया है? एंटीबायोटिक का कोर्स 3 दिन का, 5 दिन का सबने किया होगा। उसी तरह जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, फेटल इफ अनट्रीटेड बीमारी है। इसलिए मुझे इलाज की ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैं अपने लव्ड वन को रिहैब सेंटर या हॉस्पिटल में लेकर आई, क्योंकि ये बीमारी घातक है अगर इसका इलाज नहीं हुआ। एंड कमिंग नेक्स्ट
प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जब हम कहते हैं कि ये बीमारी कैसी है, रंग रूप चाल चलन बीमारी का क्या है, कि बीमारी कनिंग है। कनिंग मतलब चालाक है। बीमारी बेफलिंग मतलब हर कदम पे ये हमें कंफ्यूज करके रखती है। ज़रा सा हम ठीक नहीं होते तो हमारे अंदर एक ये भ्रम डाल देती है कि अब ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमारे पेशेंट के अंदर भ्रम डाल देती है कि अब वो कंट्रोल कर सकता है, अब कभी कभार लगा सकता है। मतलब इतनी चालाकी से अगर हम देखें कि मलेरिया डेंगू में तो फिर मच्छर बाहर से काट गया, ये बीमारी तो अपने अंदर बैठी है, अपनी ही एक सोच आती है और हमें पूरा का पूरा स्वे डाउन बोल्ट कर देती है। इतनी ताकत है इस बीमारी में कि एक सोच ऑब्सेशन में बदल जाती है और सब कुछ भूल के हम अर्जेंसी वाली स्टेज में कि हमने करना ही करना है, उस स्टेज में हम पहुंच जाते हैं। तो बीमारी इतनी चतुर, चालाक, मायावी, पता ही नहीं लगेगा कि कब आई, कहाँ से आई और कैसे सब कुछ, फिर वो हाथी तहस नहस करके वापस चला गया। मतलब इसकी ताकत, जो हमने कहा हाथी, ये एक हाथी था। अगर हम कहते हैं एडिक्शन में 100 जंगली हाथियों की ताकत है, एडिक्शन इज इक्वल टू 100 वाइल्ड एलिफेंट्स। इतनी ताकत है उसमें। इसलिए किसी माँ की कसम, इसीलिए कभी किसी बाप का वास्ता उस बीमारी को रोक नहीं पाया। उसके बच्चों की फीस उसे रोक नहीं पाई, घर के हालात उसे रोक नहीं पाए। मतलब आप सोचो कि बीमारी में कितनी ताकत है कि कोई भी चीज़ उसे ठीक नहीं कर पाती। तो बीमारी, ये मैंने इलाज क्यों कराना है, क्योंकि अगर ये बीमारी इतनी चालाक है, इतनी मायावी है, कदम कदम पे हमें भ्रम में रखेगी, इतनी ताकत है, तो मेरी और उस हाथी की ताकत का मुकाबला कौन करेगा? मैं उस हाथी के साथ कैसे डील करूंगी? तो इसका मतलब मुझे मदद, कोई स्ट्रक्चर, कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। इसलिए मुझे इलाज। वाई? क्यों? क्योंकि इस बीमारी के साथ मैं निबड़ नहीं सकती, मैं इस बीमारी के साथ लड़ नहीं सकती, मुझे मदद लेनी पड़ेगी कि इस बीमारी के साथ डील कैसा करना है। इसलिए वाई इम्पॉर्टेंट है। क्यों इलाज की ज़रूरत? भाई मैं नहीं 100 हाथियों के साथ लड़ सकती, मैं एक हाथी के साथ नहीं लड़ सकती, तो मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए जो मुझे बताए कि कैसे अब इसके साथ आगे रहा जाए। क्यों की बात कर रहे हैं आज, कि क्यों इलाज की ज़रूरत है और इलाज हमारा पेशेंट अकेला क्यों नहीं करा सकता, क्यों फैमिली की ज़रूरत है, क्यों हमें इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। जब बात एक बीमारी की आई, तो बीमारियां तो और भी हैं, वहाँ पे अकेले पेशेंट चले जाते हैं, डॉक्टर को भी मिलाते हैं, दवाई लिखवा लाते हैं, अपनी दवाई भी बड़े अच्छे से खाते हैं। इस बीमारी में क्यों हमें इतने, वो कह लो कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इतने सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी, जैसे कि मैम ने अभी बोला, कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल। कोई भी और बड़ी से बड़ी बीमारी को चुस्त चालाक नहीं बोला गया। सिर्फ एक यही बीमारी है WHO की तरफ से जिसको कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल बोला गया। क्यों? क्योंकि और कोई बीमारियां आती हैं, वो अपने साइंस एंड सिम्टम्स बता देती है ना, सांस चढ़ने लग गया, चक्कर आने लग गया, दर्दें रहने लग गई। ये चुप्पी से आप लोग आज भी बैठ के सोचते होगे, यार ये बीमारी शुरू कदों हुई सी, यार ये पहले मैनू क्यों नहीं पता चली, ये कैसे इतनी बढ़ गई। सोचते हैं ना हम कभी यहाँ पे बैठे कि कैसे, कहाँ पे मैं इग्नोरेंस मैंने दिखा दी, क्यों मुझे पता नहीं चला, क्योंकि इतनी चुपीते, इतनी चालाकी से ये बीमारी हमारे घर में प्रोग्रेस कर गई, हमारी नज़रों के सामने, हमें पता ही नहीं चला। और बीमारियों में ऐसे नहीं होता। और बीमारियों में हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स हैं, क्योंकि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, हमारे स्वभाव में आते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि इसमें आपको खांसी, जुकाम, शरीर दर्द और कुछ ऐसा नहीं होना। इसमें क्या होगा, बिहेवियर चेंज होता है, और बिहेवियर को तो हम बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं कि ये गुस्से वाला ही है। जैसे मैम अभी श्वेता मैम भी बोल रहे थे कि ये अपने दादे पे गया है, ये नाने पे गया है, ये गुस्सेल है, ये ऐसे है। तो इन बिहेवियर, इन सिम्टम्स को तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये बीमारी को जब चुस्त चालाक बोला गया, उसका यही मतलब है कि हमें बीमारी कहाँ से आई, कैसे हमारी इतनी विजिलेंस भी हमने बच्चों पे रखी, इतना हमने टेक केयर किया, सब कुछ किया, फिर भी हमारे घर में, हमारे सामने, आंखों के सामने ये चीज़ कैसे बढ़ती गई, हमें पता ही नहीं चला। इतनी चुस्त चालाकी से वो अपना काम कर गया। बैफलिंग का मतलब है दुविधा में रखना, कि एक
तरफ लगने ही ना देना। हमारे लव्ड वंस के साथ क्या होता है कि एक दिन उनको नशे से नफरत होती है और दूसरे दिन उनको ऐसे लगता है कि इसके जैसी शय कोई है ही नहीं, मैं इसके बिना कैसे रह सकता हूँ। और वैसा ही हमारी फैमिलीज के साथ होता है कि वो बैफल ही करती रहती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि ये बीमारी है, वो सोचती रहती हैं ये एक आदत है। फिर उनको पता ही नहीं है कि इलाज कहाँ है, वो दुविधा में ही रहती हैं। इतने साल आप लोग अगर देखो, आज आप इन कुर्सियों पे बैठे हो, पर कितने साल आपके दुविधा में निकले कि नहीं। हम इसको प्यार से ठीक करें, हम इसको गुस्से से ठीक करें, फिटनेस से ठीक करें, या इसकी हर बात मान के ठीक करें, इसको हम लंबे इलाज में डालें, या इसका कोई क्विक फिक्स है कि नहीं है, ये हमें बैफल ही करती रहती है। हमें कोई गोल, हमें कुछ कि ये चीज़ ऐसे ठीक होएगी, ठोस हम किसी रास्ते पे चल ही नहीं पाते हैं, हमें बैफल करती रहेगी, हमें घुमाती रहती है। वो पेंडुलम होता है ना, एक तरफ दूसरी तरफ, हम ऐसे झूलते रहते हैं, कभी एक तरफ हम लगे ही नहीं। हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते देखेंगे, फर्क पड़ा नहीं फर्क पड़ा, चलो जी दूसरे डॉक्टर के पास चले गए। 3 महीने 4 महीने हो गए, पेशेंट ठीक चल रहा है, चलो जी दवाई छोड़ दी। हम लग ही नहीं पा रहे हैं ट्रीटमेंट पे, हम एक तरफा हो ही नहीं पा रहे हैं कि ट्रीटमेंट की हमें ताउम्र ज़रूरत है, जुड़े रहने की हमें ताउम्र ज़रूरत है। हम इस तरफ क्यों नहीं लग पा रहे? क्योंकि ये बीमारी बैफलिंग है। और तीसरी अगर हम बात करें, हमने शुरुआत आज हाथी से करी, तो हाथी की ताकत तो आप लोग जानते ही हैं। तो पावरफुल अगर हम कहें कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हम कहाँ लड़ सकते हैं हाथी की ताकत से? और अगर लड़ नहीं सकते तो मुझे बताओ, हम उसको इग्नोर कर दें कि एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई हाथी है तो है? हम क्या कर रहे थे इतने साल? इग्नोर ही कर रहे थे, या उस हाथी के साथ हमने रहना सीख लिया था। है ना, कुछ ਵੇ ਆਊਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। हाँ, वही बैफलिंग वाली मतलब स्टेट आ गई ना कि बीमारी ने हमें दुविधा में रखा कि हम घर करें ਅਸੀਂ क्या? ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ बीमारी का लगाने। खिलारा इतना पड़ जाता है कि अब समझ ही नहीं आ रही है कि शुरू कहाँ से करे, खिलारे को सांभे कहाँ से, बिल्कुल नहीं पता चल। क्योंकि वो स्किल्स ही नहीं होते ना, हमें पता होता है ये बीमारी है। हम तो कहते हैं यार ये इतना सब कुछ जो बिखर गया है, मैं अब मैं शुरू कैसे करूं, क्योंकि मैं तो उसी दर्द में हूँ कि ये हो क्या गया मेरे घर पे। हम ਪਾਪਾ तो उसी ਆਪਦਾ दर्द में ਫੰਡਾ रह ਲਾਉਂਦੇ जाते ਆ, हैं। ਮਦਰ ਆਪਦਾ ਫੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। वही कह रहे ना, सारे एक तरफ चल ही नहीं पा रहे कि सारे, वो कह लो ना पंजाबी च कहते बौंदले हुए हैं। बिल्कुल। वो है कि कोई अपने राह ते चल रहा है, कोई अपनी टेक्निक्स कर रहा है, कोई मतलब अपने सारे ਉਸ ਟਾਈਮ तरीके ਤੇ लगा रहे हैं। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ। हाँ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਜਸਟ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਵਾ ਦੋ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੀਹੈਬ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। देखो मैम, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਬਾਏ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਏ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 100 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ, ਫੋਲੋਅਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, वो आंसर नहीं होता सी। मतलब अब ये भी तो क्यों आता है कि मैं क्यों इन कुर्सियों में बैठूं, खाली पेशेंट का इलाज करो, नशा उसने किया है, ये भी तो क्यों हम सब में आता है। वाई मी, मैनू क्यों हर हफ्ते तुसी साथ लेंदे हो, मैनू क्यों कहंदे हो डाटा इंटरवेंशन लिखो, मैनू क्यों हर हफ्ते कह के कहंदे हो कि नहीं तुसी कह के जाओ कि तू रहना है। सो वाई, मतलब ए देखो कि मतलब बीमारी एक इंसान नाल आई ते बीमार सारे हो गए, तो दैट मीनस रिकवरी भी सारियां दी नाल होएगी। ठीक होके उन्हें जाना कित्थे है, दोबारा उसी घर विच। सो दैट मीनस कि 80 बीमार रह गए, फिर भी हो रहा नुकसान। मेरा मतलब कि जड़ी बीमारी इन्नी ताकतवर है कि वो बिल्कुल कंटेजियस, मतलब उसके साथ मैं भी बीमार, उसकी रिकवरी भी मेरी रिकवरी भी साथ साथ।
क्योंकि पहले तो ये बंदा सदमे में ही चला जाता है कि ये मेरे घर का हाल क्या हो गया, ये मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे घर में ये बीमारी आ क्यों गई है। बंदा इसीलिए तो समझ ही नहीं पाता कि मैं कहाँ से अब शुरुआत करूँ, क्या ठीक करूँ, नहीं पता होता। और जब पता लगता तो हमें लगता है कि नशा उसने किया है, मैं क्यों आऊं, मुझे क्यों बार बार सदरे हैं, मैं क्यों मीटिंग्स अटेंड करूं, मैं क्यों सेशंस में जाऊं। तो ये क्यों का जवाब आपको मिलना जरूरी है कि ये बीमारी बिल्कुल एक फल जैसे सारे फल को बाकी टोकरी में गला देगा, उसी तरह इस बीमारी ने उस सारे फलों को साथ में गला दिया, सारे के सारे रोटन हो गए। वो कहते हैं ना पानी में कंकर फेंको तो वो रिपेल इफेक्ट, पानी में हर सारी की सारी वो पानी की वेव्स हिल जाती है, वो शांति हिल जाती है। उसी तरह एक बीमार हुआ, वो कंकर आया, सारे ही वाइब्रेट हो गए, सारा का पानी जो बिल्कुल स्मूथ खड़ा था, शांत खड़ा था, वो सारा का सारा घर की शांति भंग हो गई एक इंसान के नशा करने से। दैट मीन्स उसकी बीमारी, नशा मीन्स कि उसकी दिमागी बीमारी कितनी को ताकतवर है जो सबको अपने चपेट में ले लेती है। तो ये क्यों का जवाब हमें बहुत ज़रूरी है। क्यों मुझे इधर बैठना है, क्यों 100 दिन का प्रोग्राम है, क्यों मुझे कंप्लाई करनी है ये सारे रेड स्टैंड्स को। क्योंकि ये अगर आपको जवाब मिल गए तो फिर आप पीछे नहीं हटोगे, फिर आप डट के करोगे कि नहीं ये बीमारी है, इलाज ऐसा है, कैंसर के इलाज भी चलता रहता है, डायबिटीज़ में भी प्रिकॉशन सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती है, तो ये भी तो वही बीमारी है। एक डायबिटिक को रख लो, एक एडिक्शन को रख लो, दोनों का नेचर तो सेम है, दोनों ही प्राइमरी, दोनों ही क्रॉनिक, दोनों ही प्रोग्रेसिव, दोनों ही जानलेवा अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर वहाँ पे हम लाइफ टाइम प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो इस बीमारी में मुझे मेरे क्यों का जवाब मिल गया कि मुझे क्यों ताउम्र प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, क्यों सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी समझ चला चला के तो मैं इस कुर्सियों पे बैठी हूँ। अगर मेरी समझ इतनी सही होती तो फिर तो मैं ठीक कर चुकी होती उसको घर पे अपने तरीकों से। मेरी समझ तो कहीं नहीं चली, मेरी बेस्ट थिंकिंग मुझे इस कुर्सियों पे लेकर आई है, तो मैं अब मदद मांग लूँ, मेरे क्यों का जवाब मिल गया कि क्यों मैं आप आज इनकी हेल्प मांगूँ, एक प्रोग्राम को अपने आप को बोलूँ कि आओ एम्ब्रेस करो, मुझे सिखाओ। सो ये क्यों का जवाब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट की बीमारी ठीक होगी और आपको कंफ्यूज करेगी। जब क्यों की बात आती है तो आप लोगों को हम बताते हैं आपने इनेबलिंग नहीं करनी, प्रोवोकिंग नहीं करनी, अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि ये बीमारी चुस्त है, चालाक है, बैफलिंग है, पावरफुल है। कोई भी ताकतवर चीज़ आ जाए हम उससे लड़ने नहीं लग जाते, या हम उसको प्यार से अपने पास बिठा के नहीं रख लेते, क्योंकि कोई पता नहीं है वो जैसे हाथी है वो कल को हम पे ही अटैक कर दे। पर हमें स्किल्स तो आने चाहिए ना कि हमने उसको हैंडल कैसे करना है, हम उसको कैसे तरीके से, कौन सी स्किल से अपने घर से एग्जिट दिला सकते हैं। पर हम क्या कर रहे थे उस हाथी के साथ, जोर जबरदस्ती कर रहे थे, या उसको बिल्कुल ही इतनी मेहमान नवाजी कर रहे थे कि वो बिल्कुल ही पत्थर के हमारे घर में बैठ गया। ठीक है, अब हम आज आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये बीमारी जो आपके घर में रह गई है, जिसको हमने एक मेटाफोर हाथी का दिया, ठीक है, कि उस बीमारी को आपने कैसे स्किलफुली, किन तरीकों से उसको अपने घर से एग्जिट दिलानी है, या उसको बाहर का रास्ता दिखाना है, जो कि आपकी अभी तक, जो मैम ने बोला, आपकी विजडम या इंटेलिजेंस वो नहीं कर पाई, आपकी कॉमन सेंस वो चीज़ नहीं कर पाई, आपने बहुत जोर लगाया। बट उस हाथी की ताकत, उस बीमारी की ताकत इतनी थी कि वो ऐसे हो जाते हैं, हमारा ब्रेन इफेक्ट होता है, हमारा लिवर, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी को पैंक्रियाज की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे बायो के नीचे आते हैं कि सबसे पहले ये बीमारी हमारी बायोलॉजिकल सेटअप जो है, बायोकेमिस्ट्री को बिल्कुल तहस नहस कर देती है। और इसीलिए जब आप मुझे बताओ, सब कुछ कंट्रोल कहाँ पे है हमारा? ब्रेन में। अगर मेरे घुटने में दर्द है, या मुझे पेट में दर्द है, या मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, तो मुझे कौन सिग्नल देगा कि हाँ तुझे इमरजेंसी में ज़रूरत है किसी की मदद की? मेरा ब्रेन। और इस बीमारी में हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारी बायोकेमिस्ट्री, हमारा ब्रेन ही बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो मुझे बताओ हम क्यों इतना समय वेस्ट कर देते हैं? अभी भी कई फोन कॉल्स आती हैं जी साडा मरीज नहीं मानदा पिया, जिस दिन वो मन्नेगा असी एक दिन भी नहीं लगावांगे, उन्हें लैके आवांगे।
तो इसमें क्या है कि फैमिली की लैक ऑफ नॉलेज है कि उनको ये नहीं पता कि ब्रेन ही जिसका कॉम्प्रोमाइज्ड है वो अपने लिए सही गलत फैसला कैसे ले पाएगा। तो बायोलॉजिकली या बायोकेमिस्ट्री जब हम कहते हैं हमारा ब्रेन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हम जब भाग-दौड़ ट्रीटमेंट की, मुझे बताओ, हम ऐसे मरीज के ऊपर छोड़ सकते हैं जिसका ब्रेन कॉम्प्रोमाइज्ड है? और बीमारियों में ब्रेन कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम, अपॉइंटमेंट भी खुद लेते हैं, लाइनों में भी लगते हैं, दवाई भी मिस नहीं करते। आपने कभी सोचा है इस बीमारी में ऐसे क्यों होता है? इस बीमारी में इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन ही हमारा जो बिल्कुल सेंटर है जिसने सारे सिग्नल देने हैं, वो ही बिल्कुल तहस नहस, उसकी फंक्शनिंग उसको कुछ नहीं समझ आ रहा। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लव्ड वन से, ये जिम्मेवारी क्यों नहीं लेंदा, ये मन क्यों नहीं बनांदा, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ। ये क्या एक्सपेक्ट करना फ्रॉम आवर लव्ड वन जिसका ब्रेन ठीक नहीं है, क्या फैमिली के लिए ये ठीक है? आज आपको ये पता चला कि ये ठीक नहीं है, पर आज तक हम क्या कर रहे थे, हम यही सब कर रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि ये क्यों नहीं कर रहा। अब आपको जवाब मिला ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जहां से इसको सिग्नल मिलना है, जहां से इसने सारे डिसीजन लेने हैं, वो तो ब्रेन वो हिस्सा ही खराब हो चुका है। हम कहाँ किसी मरीज को बोल रहे हैं कि हाँ भी तू चल आगे, हम उसके ऊपर वागडोर नहीं छोड़ सकते। ये मैम ये कहेगा तो ਅਸੀਂ दाखिल करा देंगे, मैम इन्हों पूछो इन्हें फॉलोअप पे आना है कि नहीं आना। बड़ा हमें बुरा लगता है, हमारा दिल टूट जाता है कि हम इतना साइको एजुकेट कर रहे हैं फैमिलीज को, फिर भी जब यहाँ पे 100 डेज के बाद फॉलोअप की बारी आती है तो फैमिलीज फिर उस पर बिल्कुल जीरो पे चली जाती है कि मैम इन्हों पूछो ये आना चाहता है कि नहीं। जब हम बोल रहे हैं 2.5 साल लग जाते हैं बायोकेमिस्ट्री ठीक होते होते, 2.5 साल, तो 2.5 साल तक तो आपने पेशेंट से इलाज के बारे में कोई राय नहीं लेनी। क्या हम कर सकते हैं? पर हम तो यहाँ पे 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 100 डेज बाद कहते हैं मैम इस एक तो पूछ लो, मैम ये दवाई नहीं खाना चाहता, इन्हों पूछो। मुझे बताओ क्या ये ठीक है? हम आज आपको बोल रहे हैं 2.5 साल लगते हैं। ये जो मैंने बोला ना, बायो मतलब बॉडी, हमारी बायोकेमिस्ट्री को ट्रीटमेंट के अंदर रह के 2.5 साल लगते हैं ठीक होने में, बैक टू नॉर्मल अगर करना है तो 2.5 साल तो हमने पेशेंट की बिल्कुल भी बात नहीं सुननी, स्पेशली जब इट्स रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, मेडिसिन, स्टे, एवरीथिंग। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नहीं हो पाता और फिर हमें बैक टू स्क्वायर वन जाना पड़ता है। सो आप लोगों को आज फिर से हम यही दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं कि ये जो बीमारी है बायोलॉजिकली, बायोकेमिस्ट्री हमारी बिल्कुल बॉडी के लेवल पे ब्रेन का नहीं चल रहा, तो वो अपने लीवर का, पैंक्रियास का, किडनी का कैसे ध्यान रखेगा, अपने बीपी का, मेमोरी का, उसको नहीं कुछ समझ में आ रही है। उसका ब्रेन ठीक होगा तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रख लेगा। जैसे पेशेंट का शुगर बढ़ रहा है, अब फैमिली कहती है इसकी शुगर क्यों नहीं ठीक हो रही, शुगर क्यों नहीं ठीक हो रही, क्यों नहीं ठीक कर पा रहा, मुझे बताओ वो शुगर अपनी। एक एडिक्ट है, ठीक है, जिसको जिसका ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हो गया एडिक्शन के साथ, ठीक है, उसकी बायोकेमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग बिल्कुल खराब हो गई है, वो पेशेंट अपनी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? बताइए, मुझे आंसर चाहिए आपसे ही। क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा। और वहीं पे एक दूसरा पेशेंट है, ठीक है, उसको सिर्फ शुगर है और वो बिल्कुल अपना हिसाब किताब लगा रहा है, वॉक भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसमें और उस एडिक्ट में क्या फर्क है? उसका ब्रेन काम कर रहा है। सो मुझे बताओ हमारा फोकस शुगर पे रहना चाहिए कि ब्रेन पे रहना चाहिए? ब्रेन पे। अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कि उसको अभी इलाज की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि उसका दिमाग ठीक नहीं है। अगर दिमाग को सिग्नल मिलेगा ठीक से, उसको डिसीजन मेकिंग आएगी, तो जाके शुगर खुद ब खुद मैनेज हो जाएगी। तो हमने उन चीजों पे फोकस करना है जिनसे लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं। फैमिलीज को होता है कि शरीर ठीक हो जाए, पर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले ब्रेन ठीक होगा, फिर शरीर खुद ब खुद ठीक हो जाए। देखो, बायोलॉजिकल मीन्स बॉडी, बॉडी में ही ब्रेन है, बॉडी में ही उसका लिवर है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो हमारे पेशेंट यहाँ पे नशा कर रहे हैं, उनका शरीर नशे को लड़ता है,
नॉर्मली हमें क्या लगता है कि नशा लड़ रहा है, बट हमारे पेशेंट का शरीर नशे को लड़ता है। जब वो लड़ता है उसके वो ब्रेन को भी इम्पेयर करता है और उसके लिवर को भी खराब करता है। और जब ये ब्रेन चेंज होगा तो इसका मतलब उसकी सोचें भी बदलेंगी, जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है। जब हम कह रहे हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री है तो दैट मीन्स जीन्स भी तो फिर रिस्पॉन्सिबल हैं बीमारी को कहीं ना कहीं लेके आने में। सो जेनेटिक कंपोनेंट भी आपके बायो कंपोनेंट में आ जाता है कि जीन से ये बीमारी प्राइमरी है, तो इसका मतलब ये जीन्स कहाँ है, बॉडी में आए। उसके डीएनए में लिखा है कि जब वो नशा करेगा वो नशे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने नशा शुरू किया, उसने ये थोड़ी सोचा था कि उसको साइकोसिस होगा, वो लॉस ऑफ कंट्रोल करेगा। बट यहाँ पे जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ, जो यहाँ दिमाग में उसका लोचा हुआ, उसने उसकी जिंदगी को पलट दिया, क्योंकि उसके शरीर ने नशे को रिजेक्ट कर दिया। उसके शरीर में एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिससे उसकी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो गई। वो रोक ही नहीं पाता। वो नशा करता है अपने आप को सुरूर दिलाने के लिए, बट अब नशा उसको गुड बाय कर चुका है। बट ऑब्सेशन में वो बैठा है, क्योंकि बीमारी का दूसरा हिस्सा क्या है, साइकोलॉजिकल। उसके अंदर वो सोच की गरारी नशे से हटती नहीं है। अब ब्रेन का केमिकल इम्बैलेंस हुआ, जिससे क्या हुआ, उसकी सोचें बदल गई, उसके महसूस करने की जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी भावनाएं बदल गई, और इनडायरेक्ट फिर क्या बदला, उसका स्वभाव बदल गया। क्योंकि ब्रेन में चेंजेस आने से उसकी सोचें ऑल्टर हो गई। तभी हम कहते हैं उसको महसूस क्यों नहीं हो रहा। भाई नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि नुक्स यहाँ पड़ गया है, ये इंजन में नुक्स पड़ गया है। वो कैसे महसूस करे कि उसकी फैमिली पेन में है, वो छोड़ना भी चाहता है पर उसको रास्ता नहीं मिलता, तो फिर वो दोबारा उसी गरारी में वापस फंस जाता है। तो बीमारी का बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री खराब हुई, केमिकल इम्बैलेंस हुआ, केमिकल इम्बैलेंस से उसकी सोचें बदली, उसकी फीलिंग्स बदली, उसका बिहेवियर रूड, ब्लंट, अग्रेसिव, बिल्कुल एकदम उग्र आपको उसका रूप दिखता है। इसका मतलब बीमारी ने उसकी फीलिंग्स, उसके माइंड को भी खराब कर दिया। और जब ये दो चीजें, जहां से सोचना समझना है और जहां से अब उसका हिस्सा, जहां से महसूस करना है, वो भी हिस्सा उसका खराब हो गया, तो क्या उसके रिश्ते इर्द गिर्द सब जगह ठीक रहेंगे, चाहे घर पे चाहे बाहर? फिर हम देखते हैं कि वो लड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, छोटी सी बात पे मुंह बना लेते हैं, राई का पहाड़ बन जाता है। आप बात करो, वो लड़ने को पहले तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे रिश्ते नहीं अब संभाले जा रहे। क्योंकि फॉल्ट कहाँ पे है? उसके दिमाग पे। उसकी सोचें बिल्कुल उसको, घर वालों को बिल्कुल अंगेंस्ट कर देती है। उसको लगता है कि जो उसे नशा दे रहे हैं वो उसके दोस्त हैं, और जो घर वाले उसे समझा रहे हैं वो उसके दुश्मन है। हम में से यहाँ बैठे हैं, हमारे लव्ड वन ने हमें विलन कितनी बार समझा है कि हम जब उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, उसको लगता है उसका हमदर्द तो कौन है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, नशा दे रहा है। तो इसका मतलब उसके रिश्ते भी बिल्कुल जुड़ गए। एंड देन उसके बाद आता है स्पिरिचुअल कंपोनेंट, कि उसके अंदर उसकी रूह तक बीमार है। उसको कोई समझ नहीं हो रही कि वो क्या कर रहा है, अंदर बाहर दोनों से वो खाली हो चुका है। ना वो अपने आप पे भरोसा करता है, ना अपनों पे भरोसा करता है, ना उस पे भरोसा करता है। उसको लगता है वो अपना खुदा खुद बन चुका है। कोई उसको पर्पस अपनी लाइफ का, कोई उसको मीनिंग नहीं दिख रहा होता। उसकी लाइफ में एक ही सिर्फ गोल रह जाता है, कहाँ से लाना है, कहाँ करना है, कहाँ छुपाना है, किधर अब नया बहाना बनाना है। बस इसके इर्द गिर्द उसकी जिंदगी निकल जाती है। मतलब एक चीज के पीछे उसने बाकी दुनिया की सारी चीजें कुर्बान कर दी। ये पावर है। हम क्यों इलाज कर रहे हैं? क्योंकि उस शय ने सारी चीजें खत्म कर दी उसकी लाइफ में। और एडिक्शन किसको हम कहते हैं कि जहां पे हम दूसरों की फीलिंग्स को कंसिडर ही नहीं कर पाते, ये वो बीमारी है जहाँ पे इंसान कभी भी अपनों को खुशी नहीं दे पाएगा। अगर ये बीमारी घर पे आ गई है तो ये बीमारी कभी भी अपनों को चेहरे पे मुस्कान नहीं देगी। सिर्फ दुख, दर्द, पीड़ा, पेन, डर, सहम, सिर्फ ये दे। तभी हम कांस्टेंट इसी पेन में रातों रात डरते रहते हैं, क्या होगा नेक्स्ट। ये फोन आ गया, हमारा दिल दहल जाता है कि कोई और तो नहीं, कोई खबर तो नहीं आ गई। कोई बेल करता है, हम कहते हैं कोई लेनदार तो नहीं आ गया, ये जा रहा अकेले, कहीं गड्डी तो नहीं मार आएगा। तो हमारी लाइफ तो सिर्फ इसके इर्द गिर्द डर के, सहम में, शर्म में सिर्फ निकल जाती है। इसलिए मुझे इलाज कराना उसका,
कि ये मैं इस पीड़ा से, मैं अपने इन इमोशन से मैं भी नहीं थी रह सकती, मैं कांस्टेंट 24 घंटे एक डर सहम में नहीं निकाल सकती, इसलिए उसका इलाज कराना है। बट मोस्टली क्या होता है कि जब हम 4 पहलुओं की अभी बात करी है ना हमने, बायो, साइको, सोशल और स्पिरिचुअल, ठीक है? बट हमारा फोकस सब सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे रहता है। इसके टेस्ट ठीक आ गए हैं, डॉक्टर साहब सानू दिखाना, लीवर ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਹ ਰੈੱਡ ਤੋਂ ਬਲੂ आ गए हैं, ਇਹਦੀ ਹੁਣ शुगर ठीक आ गई है, ठीक है? वो बॉडी हम कहीं ना कहीं ठीक करते हैं और हमें ऐसे लगता है नाउ वी आर गुड टू गो, हम लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं। पर मुझे आप ये बताइए कि 4 पहलू कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, सिर्फ एक पहलू को हमने ठीक कर लिया, क्या हमारा इलाज संपूर्ण तरीके से हुआ? क्या आपको लगता है कि ये जो 3 पहलू रह गए और ये अगर अनट्रीटेड रह गए तो वो जो चौथा है वो फिर से आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो यही होता है, क्योंकि हमारी फैमिलीज कहीं ना कहीं क्यों है कि इतने साल की थकान होती है, इतने साल का हमें कह लो कि हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमें होता है क्विक फिक्स मिल जाए। और जब हमें पेशेंट थोड़ा शारीरिक तौर पे ठीक लगता है, सेहत बननी शुरू हो गई है, खाना खाना शुरू हो गया है, टेस्ट ठीक आने शुरू हो गए हैं, हमें लगता है कि अब ठीक है मैम हुण इहनूं लैके जाने हैं असीं, फिर असीं देखांगे जे कोई हुण प्रॉब्लम करेगा ना फिर असीं दोबारा ले आवांगे। मुझे बताओ, हम 3 पहलू तो बिल्कुल ही अनट्रीटेड ले गए तो क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा? डेफिनेटली आएगी। उसकी सोचों पे हमने काम नहीं किया, बिहेवियर पे हमने काम नहीं किया, उसने मूड कैसे मैनेज करना है उसको हमने तवज्जो नहीं दिया, रिलेशंस उसके अभी बिल्कुल तहस नहस है, उसके हमने स्ट्रेस टॉलरेंस पे काम नहीं किया कि बाहर जाके वो एक्सपोज होना है उसने इन चीज़ों को तो कैसे मैनेज करेगा, कुछ भी उसके करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम नहीं किया, वो पेशेंट बाहर जाके कितनी देर सर्वाइव कर पाएगा? तो अगर 4 पहलू हम कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज हुए हैं तो इलाज भी तो चारों का ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलाज को समय चाहिए, इसको टाइम और आपकी एनर्जी, आपका यहाँ पे सहयोग, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उन 4 पहलुओं को हमने ठीक करना है तो हमें फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए। तो ये जवाब है कि क्यों हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसमें आगे 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बायोलॉजिकल रीजंस, बिहेवियर पैटर्न्स, मेंटल हेल्थ एंड अर्ली इंटरवेंशन। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई हैं कि बिहेवियर आया तब हम मरीज को लेके आए। साइकोलॉजिकली सिर्फ और सिर्फ हम नशे का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, नशे के साथ जो कोमॉर्बिड इलनेस आपके लव्ड वन में आई है, किसी को बाइपोलर है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को ओसीडी है, किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हम उन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर हम पहले ले जाएंगे तो वो अनट्रीटेड रह जाएगा। और आपको बता दें 3 months आर नॉट सफिशिएंट फॉर कंप्लीट रिकवरी। हर एक दिन का मतलब है, फॉलो अप्स का अपना मतलब है। 3 महीनों में एब्सटिनेंस हो गई है, उनकी जो बहुत बेचैनी थी उस पर थोड़ा सा वर्क हो गया है, लेकिन 3 महीनों के बाद फॉलो अप इतने ज़रूरी है कि घर जाके वो बीमारी दोबारा से ना आ जाए, उसको दोबारा से वो सारे थॉट्स, वो सारी बेचैनी, उसके बिहेवियर वापस ना आ जाए। कई बार अनफॉर्चुनेटली हमें फैमिलीज की तरफ से ये मैसेज आता है या ये सवाल आता है आफ्टर 3 months कि ये तो वैसे का वैसे ही है, ये बदला नहीं, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो उतना ही गुस्सा करता है, ये तो उसी तरीके से चीज़ें मांग रहा है, पैसे दे मांग रहा है। उसके आंसर में आपको बता दें, इसका मतलब है हमारी तैयारी भी अच्छी नहीं हुई। जो हम लोग यहाँ पे सेशंस के लिए आ रहे हैं, आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारी तैयारी नहीं हुई। आज से हमने एक नया चीज़ शुरू करी है, जितने फैमिली मेंबर्स आएंगे वो हमारे पास विद काउंसलर, इन प्रेजेंस ऑफ काउंसलर एज वेल एज फैमिली काउंसलर, अपने साइन करके जाएंगे, सो दैट हम ये देखें। स्टार्टिंग में मैंने कहा था हमारी विल कहाँ है, जिस दिन हम मरीज को लेके आते हैं उस दिन हमारी विल यहाँ होती है, यस आई वांट टू गेट हिम ट्रीटेड। तो आप
चाहे 3 महीने रखो, 6 महीने रखो, साल भी रखो तब भी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है हमारी विल डाउन चले जाती है। तो हमारी विल सिर्फ पेशेंट को मिलने की है, उसको मिठाइयाँ देने की है, खाना देने की है, किस चीज़ की है? आई एम रियली सॉरी, विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मिठाइयाँ नहीं लेके आनी, क्योंकि हम समझते हैं आपकी फीलिंग्स हैं, दिवाली फेस्टिव है, आपका मन करता है, लेकिन जब आप मिठाइयाँ लेके आते हैं, आपके जो लव्ड वन है, उन्होंने आगे अपने फेलो मेंबर जितने बना लिए हैं, उसमें कई डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं, तो उनको मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जो कि हम नहीं चाहते किसी का भी नुकसान होए। तो आप प्लीज़ जब भी कुछ घर से लाते हैं, तो अपने रिस्पेक्टेड काउंसलर से डिस्कस करके, हम आपकी इमोशंस को नहीं हम कहते कि हम उसके साथ नहीं खेलना चाहते, डेफिनेटली आपका मन करता है, पर प्लीज़ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसको समझें। जो फैमिलीज लोकल हैं, वो प्लीज़ इवनिंग मीटिंग फिजिकली जाके अटेंड करें। आपका सिर्फ सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो सुन रहे हैं उसमें जो आपके सवाल चल रहे हैं, वो सवाल करने भी इम्पोर्टेंट है। अगर एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और चारों को कोई ना कोई स्ट्रेस है, तो आप मुझे बताइए हम आपके लव्ड वन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप 4 थोड़े स्टेबल नहीं हो जाएंगे, आप 4 अपने ऊपर वर्क नहीं कर लेंगे। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि सभी बीमार हैं, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम अक गए हैं, थक गए हैं, हमारी बस हो गई है ट्रीटमेंट के साथ लड़ते-लड़ते, भागते-भागते। तो हमें आप सबका साथ चाहिए फॉर इम्प्रूवमेंट, ताकि हम हमारे लव्ड वंस को और बेटर कर सकें। आपका डेटा इंटरवेंशन कई फैमिलीज़ का अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। जब तक आप डेटा इंटरवेंशन नहीं देंगे, हमारा ट्रीटमेंट अधूरा रहेगा। आपको आज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इसीलिए बताया गया, आपकी आना इम्पोर्टेंट है, आपका हमारे साथ कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कनेक्शन विद द थेरेपिस्ट, ट्रीटिंग टीम एंड डॉक्टर नहीं रहेगा, तो शायद हम अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। आपके सवालात आने बहुत ज़रूरी है, आपकी तरफ से ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आनी बहुत ज़रूरी है। जो आपको टास्क दिए जाते हैं, वो भी आपने करने हैं। हमें ना कई बारी फैमिली मेंबर्स कहते लै हुण ए बुड्ढे बड़े साडे कोलों तुसीं लिखाओगे, ये सानू तुसीं पढ़ाओगे। हम पढ़ा नहीं रहे, हम आपको सिर्फ साइको एजुकेट कर रहे हैं, आपको बीमारी का रूप रंग बता रहे हैं। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अपने ट्रीटिंग टीम के साथ कनेक्शन रखें। जो लोग दूर रहते हैं वो ऑनलाइन सेशंस कंटिन्यू करें, जो लोकल रहते हैं वो इवनिंग मीटिंग में जाया करें, ताकि हम और बेटर कर सकें आपके लव्ड वन को।